हाँ जी। अंकल न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, तो तीसरा वाला लॉ कोई बता सकते हैं भाई? So for every action, there's an opposite and equal reaction. ओके, वेरी गुड। फाइन। But actually, there are a bit difference in reading, in wording, but it's fine. Okay. So अच्छा, anyone else कि जिसको बताओ कोई और चीज? When two objects are in contact with each other, they exert um, forces of equal magnitude but different direction on each other. ओके, फाइन, सही बता रहे हो आप। थोड़ा सा और सेंसिबल आपने बता दिया। ओके। अच्छा जी, और कोई तीसरा बंदा बता सकता है? एनीवन एल्स के जिसको जो है इसके अलावा कोई और डेफिनेशन आती हो? यस, एनीबॉडी? नोबडी? चलो, आज वो देख लेते हैं। मुझे ना एक कलर वो निकालना है, मैं उसे एक कलर के पीछे पड़ा हुआ हूँ। ओके। सो हमारे पास ये तो ये है। सही, मिल गया। अच्छा जी, तो बस वो देखो सीन ये है, न्यूटन थर्ड लॉ में अंकल कह के ये मरे थे हमें कि न्यूटन थर्ड लॉ, सही है। सो इट बेसिकली स्टेट्स दैट व्हेन बॉडी ए applies the force on body B, the body B will apply the force of equal, एक second, the force of the same type, okay, equal in magnitude but opposite in direction, okay, for the same amount of time, okay। तो ऑल्दो ये इतना लंबा नहीं है न्यूटन थर्ड लॉ, सही है। न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर ना बेसिकली अगर आप छोटी सी बात भी करो तो वो भी चल जाएगी, मतलब जो आपने कहा ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, या एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स, सही है। तो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, बट उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सही है। इस वाली डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ना मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इस डेफिनेशन को रिकमेंड नहीं करता हूँ बच्चों को, सही है। वरना जो है ना फिर इसमें ना वो बात नहीं आ पाती, यानी इसके अंदर न्यूटन सेकंड लॉ पूरा एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, सही है। तो ये प्रॉब्लम है, सही है। खैर, तो आ जाओ। अब जो है इसको जो है ना, इसकी सबसे पहले हमने जो कंडीशंस देखी हैं उन कंडीशन को अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई क्या क्या कंडीशन है, तो मेरे पास जो है ना फर्स्ट कंडीशन है कि भाई आपके पास जो है ना देयर शुड बी टू बॉडीज, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा दो बॉडीज के बीच में होगा, एक बॉडी के बीच में कभी काम नहीं करेगा, ओके। एंड द सेकंड थिंग इज द टाइप ऑफ द फोर्स शुड बी सेम, ओके। ओके, सो सेम टाइप ऑफ फोर्स, ओके। आई विल एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द फोर्सेस, ओके। एंड उसके बाद थर्ड इज जब आपके पास सेम टाइप हो गई फिर इक्वल
magnitude. Okay. Fourth is opposite in direction. Opposite in direction. Okay. And they acted for the same time. Okay. These are the five things. Same time. These are the five things that should be true in order for the object to be under the Newton's third law. Okay. बच्चों याद रखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ जब सिस्टम के अंदर होगा तो सेकंड लॉ नहीं लग सकता, जब सेकंड लॉ को तो फर्स्ट लॉ नहीं लग सकता, राइट? बट थर्ड लॉ कैन कंबाइन विद द फर्स्ट लॉ समटाइम एंड कैन कंबाइन विद द सेकंड लॉ समटाइम। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो आप कह सकते हो यस, अलोंग द सेम लाइक, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वहां भी आपके पास सेम होनी चाहिए। सही है। लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो खुद ही बहुत सेम हो जाएगी जब आप ऑपोजिट टू द डायरेक्शन कह रहे हो, राइट? अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। सही है। मतलब मान लो कि अगर आपके पास जो है ना लाइन ऑफ डायरेक्शन ये है, सही है। अब अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो लाइक दिस होंगी, राइट? दो फोर्सेस ऑपोजिट हैं तो लाइक दिस होंगी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक फोर्स यूं लग रही है दूसरी यूं लग रही है, राइट? लाइन ऑफ एक्शन के भी अगेंस्ट जा रही है और वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन नहीं कहलाती है। समझ रहे ना? ये बस आपके पास हो गया। ओके। अच्छा जी। सो अगर आप ऑपोजिट टू द डायरेक्शन कह रहे हो तो वो लाइन ऑफ एक्शन की बात आपको जो खुद उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। सही है? अच्छा। अब जो है, अगर मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ सिनेरियो दे दूं, सही है, तो मुझे बताना कि इन सिनेरियोज में जो है ना एयर रेजिस्टेंस आ रही है नहीं आ रही। सही है। अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास पहला केस है कि जिसके अंदर जो है ना मैंने तुम्हें दिया हुआ है एक बॉक्स है जो कि जमीन पे रखा हुआ है। सही है। ओके। एंड आई हैव द फोर्सेस एक्टिंग, वेट नीचे को लग रहा है। सही है। और कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर को लग रही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सही है। यूनिवर्सल लॉ है कि नहीं है? यस एनीबॉडी? यूनिवर्सल लॉ है कि नहीं है? एक केस। अच्छा जी। Yes. जी भाई, कौन बोल रहे हैं? अहमद भाई बोल रहे हैं? Yes. यस, ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, एक और केस देख लो। अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास जो है वो एक प्लेन में ले लेता हूँ, एरोप्लेन। सही है। और ये मेरे पास आ गया एक एरोप्लेन। सही है। देखो मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, सही है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता हूँ। ओके। आजकल थोड़ा सा फ्लो खराब हो गया लेकिन ओके। सही है। चलो, सही हो गया, ये मेरे पास आ गया एरोप्लेन। ओके। ये मैंने, एक सेकेंड, सही हो गया। अच्छा, इस एरोप्लेन पे तुम्हें भी नहीं लग रहा होगा, मुझे पता है, तुम बस बहाने ढूंढ रहे हो बेसिकली मेरी जो है ना ड्राइंग की बेइज्जती करने के लिए। लेकिन ये लो, ये आ गया इसका, इसका ये आ गई इसकी आंखें। सही है। और तुम्हें इसकी नाक भी चाहिए। खैर नाक मैं बना नहीं सकूंगा क्योंकि वो थोड़ी सी पॉइंटी सी हो गई यहाँ पे। सही है। और तुम्हारे पास, तुम्हें, ओए होए क्या बात है भाई साहब, देख रहे हो? बंदे पहचान रहे हैं भाई, लोगों को पता चल गया कि ये एरोप्लेन है। अरे यार क्या बात है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, अब देखो इसके अंदर सीन ये है कि मेरे पास जो है ना फोर्सेस लग रही हैं, वो लग रही है, इसका बस अगर तुम ये बना लो ना तो तुम्हारा ये एरोप्लेन कंप्लीट हो जाएगा। खैर इसमें ना दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इस पे लग रहा है भाई वेट, एक इस पे लग रहा है भाई वेट। ओके। सही हो गया। और दूसरी इस पे लग रही है वेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सही, और दूसरी इस पे लग रही है लिफ्ट फोर्स, सॉरी वेट फ्रॉम द अर्थ, और वेट ड्यू टू द अर्थ, एंड लिफ्ट फोर्स एक लग रही है जो कि जो है ना उस पे से लग रही है, क्या बोलते हैं अपना, आप कह लो कि एटमॉस्फेयर की वजह से ना लिफ्ट फोर्स आ रही है। तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर है या नहीं है?
You mean third law, right? थर्ड लॉ, हाँ जी जी भाई। No. न्यूटन थर्ड लॉ के अंडर नहीं है, ओके भाई। और चलो भाई सही है। अच्छा जी। और भाई तुम लोग जो बोल नहीं रहे हो भाई, प्लीज बोलो यार। खदीजा कुछ भी नहीं बोल रही हो यार, खदीजा कुछ तो रिप्लाई करो यार प्लीज। क्या आ गया मेरा जहाज? सही है। अच्छा। और मेरे पास जो है, अच्छा एक और चीज देख लो। अच्छा जी चलो। चंदा मामा ले लो, चंदा मामा। ये आ गई मेरी अर्थ। ये आ गई मेरी अर्थ। सही है, धरती में आ गई। तो ये साथ में मैंने बना दिया चंदा मामा। सही। अच्छा जी। सो द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द सन फ्रॉम द, सही, सॉरी नॉट सन, मून। सही है। तो टुवर्ड्स इट सेंटर, एंड इन रिटर्न द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इट सेंटर। राइट। मुझे बता दो भाई, क्या यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ आ रहा है? बच्चे बोल रहे हैं हाँ भाई आ रहा है। Yes, अच्छा जी। ओके। अबे वैसे कौन सा पानी है, इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है भाई। अच्छा जी ओके। और तुम ले लो। यार ये बेचारा जहाज जो है ना, ये बेचारा डिसेबल जहाज बना है। सही है, इसको थोड़ा सा ना एबल करना है पूरा। अच्छा। एक और तुम एग्जाम्पल ले लो। चलो एक और दे देते हैं। सही है। ओके। ये मेरे पास आ गया एक डब्बा, एक बॉक्स। सही। एंड दो लोग इसको पुश कर रहे हैं, एक बंदा यहाँ से पुश कर रहा है। सही है। एक बंदा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुश कर रहा है, और एक और बंदा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पुश कर रहा है। इक्वल, इक्वल फोर्सेस, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके। सेम फोर्सेस। सो न्यूटन थर्ड लॉ आ रहा है बच्चों? यस। I am not sure. नॉट श्योर, ओके। और भाई और कौन कह रहा है? नूर, खदीजा, तुम लोग का कोई आंसर नहीं आ रहा? क्या कहते हो? हाँ जी। नहीं, नूर का आ रहा है, ईमान का नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक सो। अच्छा जी। बच्चों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसमें, ओके चलो आज एक्सप्लेन करते हैं भाई। देख लेते हैं कभी कहाँ कहाँ लग रहा है, कहाँ कहाँ नहीं लग रहा। सो ये बाय द वे हमारा जहाज कंप्लीट हो रहा है ऐसा ऐसा। सो ये, अच्छा। देखो फर्स्ट केस के अंदर तुम्हारे पास जो है न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लग रहा। ओके। सो यहाँ पे इट्स नॉट अंडर द न्यूटन थर्ड लॉ। राइट। सही हो गया। दिस इज ऑल्सो नॉट अंडर द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके। दिस इज अंडर द न्यूटन थर्ड लॉ। यस। एंड दिस इज अंडर द न्यूटन थर्ड लॉ। नो। ओके। सही हो गया। अब इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि भाई क्यों नहीं है। सही है। देखो पहला वाला जो है, हमने बात की थी कि भाई हमारे पास जो है फोर्सेस होनी चाहिए, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए और उस पे फोर्स लगेगी। राइट। यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, आपने देखा, हाँ, एक आपके पास ग्राउंड है और एक आपके पास जो है सरफेस है। बिल्कुल आपने सही कह दिया। सही। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो टाइप ऑफ द फोर्स है वो सेम है कि नहीं। तो आपने देखा एक नॉर्मली एक्शन फोर्स है और दूसरी आपके पास जो है वो वेट है। राइट। तो ये सेम टाइप तो नहीं हुआ। अच्छा, अगर टाइप सेम होगी तो नाम भी सेम होगा। ओके। ये मकसद होगा। सही हो गया। सो आपने कहा कि भाई नहीं भाई सेम तो नहीं है। सही है। सो आपने कहा कि ओके ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं, गलत हो गया। सेकंड के अंदर आप आ गए। सेकंड के अंदर भाई आपने देखा कि भाई आपके पास जो है क्या, लेफ्ट फोर्स, आपके पास वेट। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सही है। सो वो एक ऑब्जेक्ट में न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगने वाला है। ओके। तो हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट। तो ये इस वजह से कैंसिल हो गया। सही। अच्छा जनाब, उसके बाद जो है तीसरा हमारे पास आ गया है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। यस। सेम टाइप की फोर्स है। यस। और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन, सेम वैल्यू ऑफ द फोर्स। यस यस यस। एंड सेम टाइप ऑफ फोर्स। यस। सेम एक्टिंग फॉर द सेम टाइम। ये एक्टिंग फॉर द सेम टाइम आप कैसे निकालोगे? बेसिकली अगर आप एक मास को हटा दोगे तो दूसरी फोर्स को खुद गायब हो जाएगी। राइट। या एक फोर्स को हटाओगे दूसरी खुद गायब हो जाएगी। राइट। सो द सेकंड फोर्स इज ड्यू टू द फर्स्ट फोर्स। once you remove the once you remove the first force, the second force goes out. Right. This is the concept. Right. Third, fourth diagram के अंदर you have one object. Right. And that one object is basically under multiple forces. Right.
तुम्हें ये नहीं देखना है कि कौन लगा रहा है, तुम्हें ये देखना है कि उस ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही है, राइट। अगर तो वो उस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लग रही है एंड इट इज नॉट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट, तो वो अंडर न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होने वाला है। ओके, पहला वाला जो है, फर्स्ट केस इज अंडर न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड केस इज अंडर न्यूटन फर्स्ट लॉ, फोर्थ केस इज ऑल्सो अंडर न्यूटन फर्स्ट लॉ, और थर्ड केस जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर है, राइट। बच्चे लोग क्लियर हो गया? गाइस दैट क्लियर? फर्स्ट वाला दोबारा एक्सप्लेन कर। फर्स्ट वाला मैंने एक्सप्लेन करना है, बस अभी फिलहाल के लिए ये समझ लो कि भाई ये न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर नहीं है, सही है। और वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है जो फोर्सेस हैं वो सेम टाइप के नहीं। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई भाई? ठीक है सही, फोर्सेस सेम जी, टाइप बट की, देन वो मैं बता रहा हूँ आगे, इफ्स एंड बट्स में अभी बताने लगा हूँ, सही है। अभी बस सिर्फ ये मान लो कि भाई ये न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर नहीं है बिकॉज टाइप ऑफ द फोर्सेस आर नॉट सेम, राइट। बस अभी फिलहाल ये मान लो, सही है। अच्छा जी, अब देखो कि क्यों नहीं न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, सही है। देखिए, आपके पास जो वेट है, बेसिकली दो डिफरेंट टाइप की फोर्स है, सही है। दो डिफरेंट टाइप, न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये एक अलग फोर्स है, राइट, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द कॉन्टैक्ट। एंड वेट जो है वो एक अलग फोर्स है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द मास और द ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। तो चूंकि दो डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट टाइप की हैं, तो इस वजह से न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर नहीं हो सकता। समझ रहे हो अहमद भाई, समझ रहे हो? यस। बस ये कॉन्सेप्ट है, सही है। अब आ जाओ जरा इसके अंदर जो है वो हम, अच्छा कभी कभार देखो न्यूटन थर्ड लॉ जब अप्लाई होता है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ कभी कभार एक साथ मिलकर अप्लाई हो जाते हैं, राइट। और कभी कभार न्यूटन थर्ड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ के साथ अप्लाई हो जाता है, राइट। और ये याद रखना, बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बारे में होता है, न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में, राइट। सो ये डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, सही हो गया। ये मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, सही है। एक चीज के न्यूटन थर्ड लॉ कैन combine with first or second law, right? But first and second law cannot uh, combine or cannot show up in a system। सही हो गया, एक बात हो गई, सही हो गया। अच्छा जनाब, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि न्यूटन न्यूटन्स थर्ड लॉ is for two bodies while the first and the second laws are for one body। ओके, ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड केस आपके पास है, या तीसरी बात आप ये लिख सकते हो कि ये चलो बस ये दो चीजें तुम लिख लो, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि यार ये हमारे पास है, सही है? अच्छा जी, अब आ जाओ जरा टाइप ऑफ द फोर्सेस को समझ लेते हैं कि भाई ये टाइप ऑफ द फोर्सेस की क्या कहानी, सही है, ताकि जो है ना तुम्हें न्यूटन थर्ड लॉ और अच्छा समझ में आ सके, सही। अच्छा, अगर मैं इसकी दुम बना दूं, सही है, तो ये मेरे जहाज कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो एक सेकंड, मैं जो है ना इसकी दुम बना लेता हूँ। ये मेरे पास आ गई इसकी दुम। अरे यार, ये तो शार्क फिन एंटीना बन रहा है, लेकिन खैर,
ओए होए होए, लेवल हो गया। ओके, ये भाई दुम हो गई। ओके खैर, अरे नहीं नहीं, दुम के पीछे नहीं पड़ना। ओके आ जाओ। अब टाइप ऑफ फोर्स देखते हैं भाई। देखो टाइप ऑफ द फोर्सेस हमारे पास जो है, टाइप ऑफ द फोर्सेस। Okay, so we basically have two type of the forces. Okay, so the first type is going to be, so yeah, contact force, contactual forces, and the second type is going to be non-contactual forces. Okay, सही हो गया। so हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है contactual force and non-contactual force. Okay, so the contactual force is basically, अगर मैं इसके नाम लिखूं तो आपके पास जो है वो, तुम ले लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तुम से ले सकते हो फ्रिक्शन। ओके, तुम ले सकते हो या फ्रिक्शन की बजाय रेजिस्टिव फोर्स कह सकते हो, फ्रिक्शन की बजाय एक टाइप होती है रेजिस्टिव फोर्स। ओके, सही हो गया। एंड तीसरी चीज आप ले सकते हो, रेजिस्टिव फोर्स के बजाय आपके पास आ जाएगी टेंशन। ओके, टेंशन को, चलो टेंशन को मैं और अच्छा करके लिख दूं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, and fourth is going to be upthrust। या इसको हम buoyant force कहते हैं, बड़ी गंदी सी स्पेलिंग है, मुझे पता है मैंने स्पेलिंग गलत होने वाली है। buoyant buoyant force। ओके, हाँ ये आई विश की यही है, लेकिन खैर ये हमारे पास जो है ना तीन फोर्स होने वाली है, जो कि जो है ना ये है सही। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स, कॉन्टेक्चुअल फोर्स के बारे में देख लेते हैं। हमने फोर्थ फोर्स नहीं पढ़ी, राइट? कौन सी फोर्स, क्या चीज? जो लास्ट वाली जो आपने लिखी है। ये मैंने क्या नहीं किया। लाइक हमने अभी ये पढ़ी नहीं है ना। अरे जानू, अभी सिर्फ नाम लिख रहे हैं यार, टेंशन मत लो, अभी बताता हूँ ना कि क्या है, कहाँ पढ़ेंगे। अच्छा। तो अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, सही तारुफ है अभी, आगे आगे देखें होता है क्या। अच्छा जी खैर। सो सो अच्छा जी, हमारे पास नॉर्मल, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एंड देन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, एंड देन मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स, एंड देन हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स। सही हो गया। तो बच्चा ये हिसाब किताब है। अच्छा, अब देखें, कुछ ऐसा ही तरतीब ये है कि भाई मैंने अभी सिर्फ जो है ना जो कांटेक्ट और नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्सेस की जो मेरे जहन में थी, मैंने वो चीज़ें आपको लिखी हैं, राइट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। सही।
अच्छा जी, आओ भाई देखते हैं। अब देखो हर फोर्स को, देखो इसके अंदर से जो है ना, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मेंशन करूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने यहाँ पे पढ़नी है, रेजिस्टिव फोर्स थोड़ी सी यहाँ पे आएगी, थोड़ी सी कहीं और जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स ये स्प्रिंग्स के चैप्टर में आएगी, राइट। ये डिफॉर्मेशन के अंदर आएगी, सही है। बॉयंट फोर्स ये प्रेशर डेंसिटी के अंदर आएगी, प्रेशर डेंसिटी ये उस चैप्टर के अंदर आने वाली है। रेजिस्टिव फोर्स भी प्रेशर डेंसिटी के अंदर आ रही है, सही। तुम लोग के सिलेबस में जो रेजिस्टिव फोर्स है उसका एक मेन जो टाइप है वो उसके अंदर आ रही है, सही है। और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो है वो सिर्फ यहाँ पे, राइट। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, वरना ग्रेविटेशनल फोर्स मेनली तुम्हारे पास जो है वो उसके अंदर है, मेनली तुम्हारे पास जो है वो A2 के अंदर है, यूनिट 5 में, राइट। ये आपके पास आएगी यूनिट 5 के अंदर, सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिट 4 के अंदर है, सही है। मैग्नेटिक फोर्स यूनिट 4 के अंदर है, सही है। न्यूक्लियर जो है वो यूनिट आई थिंक 4 और 5 दोनों में, बल्कि यूनिट 4 5 किसी में भी नहीं है, यानी वो जो है ना ये तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, सही। बस इसका सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है, बाकी और कुछ भी नहीं है, राइट। मतलब कैलकुलेशन नथिंग, कुछ भी नहीं है, राइट। बाकी सबकी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, राइट। तो ये चक्कर है, सही हो गया। हैप्पी हैप्पी। अच्छा जी। और अब जो है हमारे पास आ जाओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैंने यहाँ पे बतानी है। रेजिस्टिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूंगा, रिस्टोरिंग फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन, बॉयंट फोर्स सिर्फ इनकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बतानी है, सही। बताने का मकसद ये बच्चों कि यहाँ पे जो है, क्योंकि देखो फोर्सेस का जो चैप्टर है ना वो बहुत बड़ा है, सही है। तो जो जो लॉज जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वही कॉन्सेप्ट जो है वो अगले अगले चैप्टर में भी इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बाकी जो चीज़ दूसरी जगह पे रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, राइट। चलो आओ। अच्छा जी। अच्छा जनाब, सो पहली फोर्स हमारे पास है नॉर्मल रिएक्शन, ओके, सही है। अच्छा जी, नॉर्मल रिएक्शन को तुम कांटेक्ट फोर्स भी कह रहे होते, सही है। सही है, ये सम टाइम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, सही है। ये आपके पास नाम हो गया फोर्स का, राइट। अगर तुम इसकी डायरेक्शन की बात करो, अच्छा पहले दूसरी बात कि होती क्यों है भाई, इट इज ड्यू टू द कांटेक्ट, ओके, ड्यू टू द कांटेक्ट बिटवीन द बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, ओके। ये आपके पास हो गया सेकंड चीज, राइट। अब तीसरी चीज देखो, इसके अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मतलब तुम्हें हर फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ओके। सो डायरेक्शन बच्चों होगी, इसकी डायरेक्शन तुम्हारे पास होती है कि भाई ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस, ओके। ये जो है ना मुझे मजे का क्यों नहीं लग रहा, सही है। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि भाई ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या चीज है, सरफेस। ये आ गई इसकी आप कह लो कि डायरेक्शन, सही है। पहली चीज हो गई, सही। अच्छा, इसका ऐसे कोई फार्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है, सही है। वरना इसका फार्मूला होता है बट हमारे सिलेबस में नहीं है, सही। अच्छा, अगर तुम इसकी बात करोगे भाई किस तरह से ये लग रही होगी तो ये देख लो। लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना ये एक प्लेन है, सही है। और ऑब्जेक्ट तुमने रखा हुआ है, राइट, लाइक दिस, सही है। अब देखो जो कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी ना, वो कांटेक्ट फोर्स जो है ना वो प्लेन बॉक्स पे इस डायरेक्शन में लगा रहा हो, और बॉक्स प्लेन पे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अब ये न्यूटन थर्ड लॉ बन जाएगा। अहमद भाई समझ रहे हैं आप? पहले पहले वाला जो पार्ट था कि जिसके अंदर हमने एक वेट लगाया था, और ये वाला जो केस था,
कि जिसके अंदर जो है ना वो हमने एक बॉक्स पे वेट लगाया था और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाया था। हमने कहा न्यूटन थर्ड लॉ के अंडर में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ के अंडर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस बॉक्स पे लगा रहा है ऊपर को, और बॉक्स सरफेस पे लगा रहा है नीचे को। ओके, सही हो गया। सो ये न्यूटन थर्ड लॉ भी बन गया और इस केस के अंदर, और ये बेसिकली आपके पास इस तरह से परपेंडिकुलर आ रही है। ओके, सही हो गया। अच्छा, एक और केस ले लो भाई। लेट्स से मेरे पास है इंक्लाइन प्लेन। सही हो गया, ये मेरे पास है इंक्लाइन प्लेन। सही। मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये आ गया मेरे पास, और इसको जरा आड़ा टेढ़ा कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया है टेढ़ा। सही, और मैंने इसको रख दिया प्लेन पे। सही है, इंक्लाइन प्लेन है। अब फोर्स कैसे लगेगी भाई? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगी वो यूं लग रही होगी। सही है, प्लेन की जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी बॉक्स पे वो यूं लगेगी, और बॉक्स की भी प्लेन पे ऐसे ही लग रही होगी। राइट, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। मैं सिर्फ ऑन द ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मैं ऑन द ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारे पास हो गई। बच्चों ये बात समझ में आती? बच्चों आना बोलो प्लीज। अच्छा जी, सिमिलरली सिमिलरली अगर तुम जो है अगर तुम अपने ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर कर दो। सही, किस वाले केस में? बच्चे दो बॉडी हैं तो यार, देखो ना, एक ये है डब्बा और एक ग्राउंड है। ग्राउंड बॉडी होती है भाई। अर्थ, अर्थ को हम बॉडी कंसिडर करते हैं। ओके, ग्राउंड को हम बॉडी कंसिडर कर रहे होते हैं। ओके, सो ये हमारे पास हो गए। अच्छा, किसी केस के अंदर के लेट से तुम्हारे पास जो है ना इस तरह से जो है ना तुम्हारे पास लेट से कोई पोल है। ओके, और तुमने जो है ना उस पोल के ऊपर, तुमने उस पोल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को जो है ना मतलब लेट से टाई किया हुआ है। सही है, तुम, ये पोल तुम्हारा बन गया है, तुम्हारे पास लेट से ये ऑब्जेक्ट हो गया। सही है, और तुमने जो है ना इस ऑब्जेक्ट पे रस्सी बांध के, तुमने इसको रस्सी बांध के जो है ना तुमने इसको खींचा हुआ है। सही, लेट से ये आपके पास है स्ट्रिंग। सही, और आपने इस स्ट्रिंग से इसको खींच रहे हो पीछे की तरफ, राइट, ताकि ये होल्ड रहे। राइट, अब देखो होगा क्या। कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे कैसे लगेगी? कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी। दिस विल गोइंग टू बी योर कांटेक्ट फोर्स, राइट। एंड कांटेक्ट फोर्स और स्ट्रिंग की जो फोर्स होगी वो बराबर होगी, तो ही ये ब्लॉक रुका रहेगा। अगर कांटेक्ट फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो आगे चले जाएगा ब्लॉक, राइट, इस डायरेक्शन में जाएगा। राइट, लेकिन कांटेक्ट फोर्स बराबर ज्यादा हो नहीं सकती। राइट, एंड तुम्हारे पास जो वेट है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और स्ट्रिंग है वो इस डायरेक्शन में रहेगी। राइट, और वो दोनों बैलेंस रहेंगे। राइट, बच्चों क्लियर हो रही है बातें? अच्छा जनाब, चलो पहला केस हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी चीज आती है रेजिस्टिव फोर्स। राइट, अच्छा जी, आ जाओ भाई। रेजिस्टिव फोर्स। ओके, अच्छा ये देखो बच्चों, रेजिस्टिव फोर्स का सीन ये है कि होती क्यों है? ड्यू टू द किसने लीव किया गया? नहीं, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन, ओके, सो ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग मॉलिक्यूल। सराउंडिंग मॉलिक्यूल। अहमद तबीयत कैसी है? तो सेटिंग पे आ रही चीजें या हैं? फरिश्ते वरिश्ते तो नहीं दिख रहे ना भाई? नहीं नहीं। अच्छा, फिर सही, फिर सही। देख लो बेटा, हॉस्पिटल के आगे फिर कब्रिस्तान होता है। अच्छा जी, ओके। आ जाओ, ये बात हो गई हमारी। सही, सेकंड केस। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास अगर तुम इसकी डायरेक्शन की बात करो, सो डायरेक्शन तुम्हारे पास होगी ऑलवेज ऑपोजिट टू द
डायरेक्शन ऑफ मोशन। सही हो गया। ये बात आपके पास हो गई। बट बच्चों याद रखना, अब जिधर को भी आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर उसके ऑपोजिट लगा दोगे, राइट। मान लो तुम्हारे पास ये सरफेस है, सही है, और तुमने जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा, सही है। ऑब्जेक्ट जो है वो इधर को निकल रहा है, राइट। एंड लेट्स से कि तुम्हारे पास जो है ना सरफेस रफ है, सही। सो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों कहाँ लग जाएगी? फ्रिक्शन इधर लग रही होगी, ये फ्रिक्शन लग जाएगी, एंड दिस इज द फॉरवर्ड फोर्स। ओके, क्लियर हो गया। सिमिलरली एक और केस देख लो, फिर आगे ले चलेंगे। इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे पास ये केस है एंड लेट्स से ऑब्जेक्ट इज गोइंग दैट वे, अगर तो फोर्स ये लग रही है, सही है, एंड मोशन भी इसी डायरेक्शन में, जैसे डबल हेडेड एरो है ना, मैं मोशन के लिए रेफर कर रहा हूँ, ओके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। सो जो रेजिस्टिव फोर्स लग रही होगी वो पीछे को लग रही होगी, राइट। राइट, ये रेजिस्टिव फोर्स, राइट। अगर ऑब्जेक्ट नीचे को जा रहा होगा तो रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड लग रही होगी, राइट। ये तुम्हारे पास हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो कि तुम्हें जो है ना अपने जहन में रखनी है, और वो ये चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास जो है ना रेजिस्टिव फोर्स, अच्छा मैं कहाँ पे जाऊँ, चलो अगर मेरे पास है ना रेजिस्टिव फोर्स में बेसिकली मेरे पास दो टाइप की होती है, ओके। एक मेरे पास होगी जिसको मैं कहता हूँ फ्रिक्शन, ओके। और एक मेरे पास होगी जिसको मैं कहता हूँ ड्रैग, सही है, ओके। सो एक मेरे पास है फ्रिक्शन, सही हो गया, और एक मेरे पास है ड्रैग, ओके। फ्रिक्शन जो होगी वो सॉलिड्स के अंदर होने वाली है, ओके, इन सॉलिड्स, ओके, ओके। एंड ये बेसिकली ना दो टाइप की होती है, एक तुम्हारे पास होती है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है डायनामिक फ्रिक्शन, ओके। सो स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होती है डायनामिक फ्रिक्शन, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लगती है, और डायनामिक फ्रिक्शन जो है मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है, राइट, ओके। सो ये मेरे पास जो है ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, ये मेरे पास मूविंग ऑब्जेक्ट पे, राइट। ऐसा मत सोचना भाई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो फिर कैसे लग रही है, भाई लग रही होती है, ओके, मान लो, तुम ईमान रखो मेरी बातों पे, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। ये हमारे पास है एक्ट ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, ओके। और ये होगा एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ओके। ये हमारे पास ये हो गया, सही हो गया। जैसे कि तुम अभी खड़े होते हो ना, सही, यू आर नॉट वॉकिंग एंड बट यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस, राइट। तुम्हारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हारे जो है ना पैरों के और जमीन के दरमियान लगेगी, तो हेल्प यू स्टैंड फर्मली, राइट। वरना जो है ना तुम स्लिप हो जाओगे, राइट। लाइक तुम्हारा जो है ना 180 डिग्री स्प्लिट होगा, राइट, एंड यू विल फॉल डाउन, राइट। नहीं ना बच्चे, नहीं, देखो ऑपोजिट टू द मोशन और ऑपोजिट टू द इसको ना बेसिकली इस तरह से कहते हैं। ये हमें गलत पढ़ाया जाता है, हमें कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाता, यूनिवर्सिटी में जाओगे ना तो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, सही है। फ्रिक्शन बेसिकली दोनों ऑब्जेक्ट पे लगती है, कि स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, डायनामिक फ्रिक्शन होती है, सही है। यहाँ पे ऑल्दो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि
कि फ्रिक्शन देखो, अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट को पकड़े हुए, लाइक इफ यू आर होल्डिंग द पेन इन योर हैंड, राइट, तो वो कैसे होल्ड हुआ हुआ है? अगर तो फ्रिक्शन नहीं होती तो होल्ड ही नहीं होता, भाई फिसल के नीचे चले जाता, राइट? सो इफ यू आर होल्डिंग समथिंग, so that holds in your hand, or that holds because of the friction, right? क्योंकि वो फ्रिक्शन है, सो फ्रिक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट के जो अनइवन एजेस हैं और जो सरफेस के अनइवन एजेस हैं, दे जस्ट सेटल डाउन इन ईच अदर, उस वजह से वो फिक्स हो जाते हैं, राइट? सो दे डिडंट मूव, राइट, वो फिक्स हुए हैं, राइट? एंड यही ये तो फ्रिक्शन है, राइट? अब लेकिन आप कहोगे फिर डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी? तो हम ये देखते हैं कि भाई हम नेक्स्ट मोमेंट किधर को मूव होने वाले हैं, राइट? सो लेट्स से if the object is like, sorry, if the object is like here, right, on the surface, right, it's not moving, the surface is rough, right, friction force आने वाली, the surface is rough, it is not moving right now, but मेरा इरादा ये है, मेरे बुरे इरादों में से एक इरादा ये है कि मैं इसको इधर मूव करने वाला हूँ, राइट? अभी नहीं मूव कर रहा हूँ, बट आई विल मूव, ओके? अच्छा जनाब, और जब मैं उसको जो है उधर मूव करूंगा, सो अल्टीमेटली द फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि विल एक्ट, फ्रिक्शन इज एक्टिंग, लेकिन वो कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? जब आप उसको पुश करोगे, पुश करोगे, पुश करोगे, पुश करोगे, एंड यू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन, देन इट स्टार्ट मूविंग एंड द डायनामिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, ओके? अबे, यू नो योर थॉट्स एंड यू अप्लाई द फ्रिक्शन अकॉर्डिंगली, समझ रहे हो? देखो ना, अगर तुम्हें कोई सिस्टम को सॉल्व करना है, किसी चीज को तुम्हें सॉल्व करना है, तो तुम अपने दिमाग के हिसाब से सोचोगे कि अच्छा मैं अब नेक्स्ट मोमेंट अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, मतलब मैं इसको अगर यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो मुझे कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? तो तुम बोलोगे अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे को लगेगी, तो तुम्हें उसको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? सो तुम ये सोच लोगे कि अच्छा मेरे को आगे लेके जाना है ऑब्जेक्ट, सो जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो बैकवर्ड में स्टैटिक फ्रिक्शन को मुझे ओवरकम करना पड़ेगा, तब जाके ऑब्जेक्ट चलेगा, वरना चलेगा नहीं, राइट? तो ये कहानी है, सही हो गया? तो खैर, अच्छा जी, ओके जी, ये बात हो गई। अब उसके बाद जो है ड्रैग, अच्छा जी, जल्दी जल्दी की हिसाब किताब है। ड्रैग तुम्हारे पास है, दो चीजों के अंदर लग रहा होता है, सही है? एक तुम्हारे पास लग रहा होगा फ्लूइड के अंदर, और एक तुम्हारे पास लग रहा होगा गैसेस के अंदर, राइट? ये दोनों चीजें प्रेशर के अंदर आएंगी, ओके? सही। ड्रैग जो होगा वो फ्लूइड के अंदर लगेगा, और ड्रैग जो होगा वो, सॉरी, ड्रैग बेसिकली फ्लूइड के अंदर लग रहा होता है, यानी लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर, सही। इसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं, सही है। और एक को हम बेसिकली इनको बस विस्कस ड्रैग या ड्रैग कह रहे होते हैं, सही है। तो ये जो है ना, ये दोनों चीजें, ये जो मैंने चीजें लिखवाई थी, ये दोनों चीजें जो है ना मैंने तुम्हें प्रेशर के अंदर पढ़ानी है, ओके? सो ये दोनों चीजें मैंने तुम्हें प्रेशर के अंदर पढ़ानी है, सही है। इसके फॉर्मूलाज वगैरह जो है ना वो प्रेशर के अंदर पढ़ाने हैं, लेकिन डायरेक्शन में तुम्हें बता चुका हूँ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, सही है। और इनकी इनके कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैटिक डायनामिक फ्रिक्शन के मैथ्स सिलेबस में, सो अभी इनको इग्नोर कर देंगे, सही है। अब यहाँ तक हमारे पास दो फोर्सेज हो गई, सही। अभी क्लास यहाँ पे रोकते हैं, नमाज का भी टाइम हो रहा है, कल की क्लास में भाई पास पेपर करना है, सही है। ये चैप्टर के अंदर दो फोर्सेज और बाकी हैं, सही है। उन दो फोर्सेज को, रिस्टोरिंग फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन आएगी, बॉइंट फोर्स की डायरेक्शन आएगी, फॉर्मूला वगैरह प्रेशर के अंदर जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल के अंदर जाएगी, बाकी इसके अंदर जो भी चीज़ें वो सारी उसके अंदर सिर्फ मैं डायरेक्शन वगैरह बताऊंगा, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की, बाकी और फोर्स की डायरेक्शन वगैरह भी इन्वॉल्व नहीं है, ओके? तो चलें बस, आज की कहानी तक रखते हैं बच्चों, सही। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है ना वो हम बाकी की चीज़ें देख लेंगे, और इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में या परसों की क्लास में पास में भी कर लेंगे, सही हो गया? तो चलें, चलें जी, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, हाफिज, या फिर Nothing. हाफिज, हाफिज।